अगर हम कंपैरिजन करें दोनों बाइक का, एक हमारे सामने MT-15 खड़ी है BS6, FZS BS6। अगर दोनों की प्राइस की बात करें तो ऑन रोड पटना का 1,71,000 रुपये आता है। अगर इसकी ऑन रोड पटना की बात करें तो 1,25,000 रुपये आती है। तो यदि यामाहा का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस में दे रहा हूँ, अगर आप परचेस करना चाहते हैं, टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम इस दोनों बाइक का डिटेल में कंपैरिजन करते हैं। जब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि MT-15 लूँ या फिर FZS लूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि आपके प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है। मतलब एक 71 की गाड़ी है, एक 72, एक 71 हम मान सकते हैं आप, 1,25,000 की गाड़ी है, तो इतना आपके प्राइस में डिफरेंस कैसे आ सकता है। फिर भी अगर आपके लिए प्राइस मैटर नहीं रखता है, बाइक मैटर रखती है, तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक MT-15 जो कि फुल्ली परफॉर्मेंस बाइक है, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है ये बिल्कुल हाइपर नेकेड एक परफॉर्मेंस बाइक बनाई गई है। इसीलिए इसका जो रियर का सीट है उसको भी छोटा रखा गया है, ताकि इसको सिंगल राइडर जब चलाए तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ चलाए। अगर वहीं हम देखेंगे अगर इसके ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन के बारे में, तो इसको एक फैमिली के तौर पे बाइक बनाई गई है कि आप जब भी इसको चलाइए, अगर इस पे एक लेडीज़ बैठ जाए, बीच में एक बच्चा भी छोटा बैठ जाए, अगर उसको आप ले रहे हैं, कुछ सामान भी अगर आपने ले रखा है, तो ये इसका सीटिंग पोजीशन बहुत बड़ा बनता है। आप जैसे सीट इसका देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा सीटिंग पोजीशन बनता है। इवन इसका अगर सीट हाइट भी आप बात करिएगा तो सिर्फ 790 का दिया गया है, लेकिन अगर आप MT-15 की सीट हाइट का बात कीजिएगा तो वो थोड़ा ऊंचा है, 20 ऊंचा है, थोड़ा नहीं, वो है 810 का सीट हाइट। तो इससे यानी कि FZ से MT-15 का सीट हाइट भी ज़्यादा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस बाइक को चलाइएगा तो ये कहेगी कि हमें तेज़ चलाइए और उतना ज़्यादा कंफर्टेबल के साथ चलाइए। जैसा कि मेरा हाइट अभी 5.6 है, तो आप देख रहे हो कि ये बाइक मुझे कितना ज़्यादा कंफर्ट दे रही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा पैर किस तरह से आ रहा है। अगर दोनों पैर में से कोई भी पैर मेरा फ्लैट नहीं आ सकता है एज अ 5.6 इंच। तो 5.5 से कोई भी इसको चला सकता है। 5.4 को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, वो शायद मतलब दोनों पैर में से एक भी पैर ढंग से ना रख पाए, तो ये दिक्कत है इसके साथ। लेकिन 790 का जो सीट हाइट है उसको मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अगर मैं किसी भी एक साइड अगर पैर उठा लेता हूं तो एक साइड मेरा पैर फ्लैट आ जाता है। तो एज अ फैमिली अगर मैं किसी को बैठाता भी हूं तो पूरे कंफर्टेबली इस पे बैठेगा, पूरे कंफर्टेबल के साथ इस पे बैठेगा। ये हमारा इसके डायनेमिक्स हो गए कि ये बाइक ओवरऑल बनी कैसी है, इसका मतलब प्रैक्टिकल यूज़ फैमिली पर्पज़ पे और नॉर्मल पर्पज़ पे कैसा हो सकता है। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि अगर उसके बाद आप थोड़ा सोचिएगा कि परफॉर्मेंस में ये दोनों कैसे चलती है। अगर आप 60, 70, 80 की स्पीड से ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं तो FZS भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप 60, 70, 80 से ऊपर जाते हैं, लाइक आपको बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जाना है और मतलब रस राइडिंग करना है, कॉलेज लाइफ के लिए लेना है, तो MT-15 अच्छी है। इसका टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा जाता है, 135 तक चला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है आपको। इसके इंजन और इसके इंजन में अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का अंतर का बात करें तो 18.5 PS का इसमें पावर आता है, जबकि इसमें आपको सब 14 PS के आसपास का ही पावर मिल पाता है। और इसमें आपको जो टॉर्क मिलता है वो 13.9 है और इसमें आपको 13.3 समथिंग का ही मिल पाता है। तो बहुत ज़्यादा टॉर्क और पावर का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद भी डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आता है कि इसमें आपको सिर्फ 5 गियर मिलते हैं और एक नॉर्मल इंजन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एयर कूल्ड नॉर्मल इंजन है, जिसको नज़दीक से हम दिखाते हैं। देख रहे हैं एकदम एयर कूल्ड एक नॉर्मल इंजन है जो 149 सीसी का लगभग आता है। और इसमें ऐसा कोई लिक्विड कूल्ड, ऑयल कूल्ड सिस्टम या फिर स्लीपर क्लच और 6 गियर ट्रांसमिशन ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं दी गई हैं। जो कि इसमें से क्या ज़्यादा इसमें मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। पावर टॉर्क ज़्यादा मिलता है, 155 सीसी का ये इंजन है। इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है। स्लीपर क्लच के बाद अगर बात करें तो इसमें आपको लिक्विड कूल्ड सिस्टम मिलता है, जिससे आपकी बाइक बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं। तो 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, जिससे आपकी टॉप स्पीड हायर एंड हाई होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और उसके बाद एक पॉइंट और आता है जो कि VVA का आता है। जब आप 7000 RPM को क्रॉस करते हैं तो इस बाइक की परफॉर्मेंस अल्टीमेट हो जाती है, जो कि वहाँ पे ये लैग शुरू कर देगी 7000 RPM के बाद। मतलब 115, 120 के आसपास ये जो है उतना ही चल पाती है, लेकिन ये 135, 140 तक चली जाती है। इसका परफॉर्मेंस अभी के डेट में अगर बात करें तो KTM की RC 200 या फिर KTM ड्यूक 200 को ओवरटेक कर देती है BS6 वेरिएंट में मैं बात करूं, और जबकि उसकी प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो प्राइस भी ज़्यादा, और मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये उस लेवल की बाइक है कि 200 सीसी बाइक यानी कि KTM ड्यूक 200 को भी पीछे छोड़ देती है। तो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका इंजन देता है। अगर हम माइलेज की बात करें तो
इसका माइलेज आपको 45 के आसपास का मिल पाएगा, 45-50 के आसपास। इसका भी आपको माइलेज 45-50 के आसपास मिल पाएगा। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें सिंथेटिक ऑयल लगता है और एक मतलब एक इंटरवल होगा आपका, उसके उस समय आपको कूलेंट वूलेंट चेंज करना होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन सिंथेटिक ऑयल का जो चेंजिंग इंटरवल है वो ज़्यादा होता है। नॉर्मल अगर मिनरल ऑयल की बात करें तो वो जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट सेम भी जाएगा। एक बेनिफिट है जो कि आप YouTube पे अगर सर्च आउट कर रहे होंगे, अगर दोनों ही बाइक के माइलेज को अगर आप सर्च कीजिएगा तो इस बाइक से ऑन रोड माइलेज इस बाइक का ज़्यादा है। अगर आप 6 गियर ट्रांसमिशन पे 50 की स्पीड में अगर आपको चलाने की आदत है, 50-55 की स्पीड में 6 गियर ट्रांसमिशन पे, तो आपका माइलेज कहीं ना कहीं MT-15 आपको ज़्यादा देता है। और अब अगर आप हाईवे पे जाते हैं और 7000 RPM को क्रॉस करते हैं तब ये माइलेज ड्रॉप करना शुरू कर देता है, आपको 35 तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप इसको 7000 RPM के अंदर और 50-60 की स्पीड में चलाते हैं 6 गियर ट्रांसमिशन पे, अच्छा आपका ड्राइविंग स्टाइल अगर अच्छा है तो ये बाइक आपको 50 से ऊपर, 50 से 55 का बीच का माइलेज आराम से दे देती है, वो इसका बेनिफिट है। उसके अलावा अगर दोनों ड्राइविंग डायनेमिक्स यानी राइडिंग डायनेमिक्स की बात करें तो चलाने में 80 की स्पीड तक दोनों बहुत ज़्यादा, इंजन आपको ऐसा कोई फील नहीं देता है। ये भी इंजन काफ़ी स्मूथ चलती है, वो भी इंजन काफ़ी स्मूथ चलती है। एक चीज़ कॉर्नरिंग में आपको पता चलेगा और जो सस्पेंशन क्वालिटी में आपको पता चलेगा कि इसका सॉकर जो है और रियर जो टायर है उसके बारे में हम बात आपको करके बताते हैं। जैसे कि इसका जो सॉकर है, यहाँ पे मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये यूनिट लिंक मोनोक्रॉस शॉक एब्जॉर्बर इसको कहते हैं, जिसमें यहाँ पे ये जो यूनिट है ये इससे लिंक रहता है इस बेसिस से, आपको दिख रहा होगा होपफुली, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये जो यूनिट है इस बेसिस से लॉक रहता है और इस से फिर लॉक रहता है। ये एक यूनिट लिंक मोनोक्रॉस शॉक एब्जॉर्बर बोला जाता है। ये कॉर्नरिंग में और एनी हाउ जो डेट है, जो नॉर्मल मोनो क्रॉस होते हैं, मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। ये आप जैसे देख रहे हैं 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस शॉक एब्जॉर्बर है जो कि डायरेक्ट चेजिस से जुड़ा रहता है और वो इनडायरेक्ट वे में जुड़ा रहता है। इसका कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो आपको टायर मिलते हैं दोनों का जो वाइड एरिया है वो 140 ही है, लेकिन दोनों रेडियल ट्यूबलेस टायर है। ये भी आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलती है और ये भी आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है, लेकिन इसमें आपको 66H का टायर मिलता है जो कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा हीट जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको लगातार चला सकते हैं। जब हम बर्नआउट करते हैं उस समय इस टायर का बर्नआउट होना मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। आप यहाँ पे देख भी रहे हो, देखिए 66H के टायर्स हैं। ओके, अगर इस सेम चीज़ में हम इसमें देखते हैं तो इसमें आपको उससे थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलेगा। ऐसे C8 का टायर यहाँ पर लगा हुआ है, रेडियल ट्यूबलेस टायर इसमें भी मिलता है। इस टायर को हमें थोड़ा घुमाना होगा, लेट्स सी कि ये कहीं ना कहीं यहीं पे लिखा होगा। ये 62H तक का आता है और ये 66H तक आता है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर वाइड एरिया की बात करें तो दोनों में आपको 140 mm का जो है चौड़ाई आपको टायर में मिल जाया करता है। बाकी आप एग्जॉस्ट का डिज़ाइन और इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं, इसको ओवरऑल कम किया गया है। अगर आप इसको फिर भी फैमिली यूज़ में लेना चाहते हैं, इसको ही को लेना चाहते हैं और फैमिली यूज़ में रखना चाहते हैं, तो एक इसका कैरियर आता है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आप उस कैरियर को परचेस करके लगा दीजिएगा तो एक होल्डिंग मतलब एक समझ लीजिए एक ग्रैबरेल टाइप का आपका वो हो जाएगा, जिसको आदमी पकड़ सकता है, बैठ सकता है, हल्का सा सीटिंग पोजीशन का भी रोल वो निभा लेगा। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ये फुल्ली नेकेड है और मतलब बहुत ज़्यादा लेडीज़ को बैठाना उस पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें काफ़ी आसान है, सस्ता भी है, माइलेज भी ऑलमोस्ट आपको सेम दोनों दे ही देती है। तो फिर अगर परफॉर्मेंस नहीं चाहिए रियली, अगर आपको उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, बहुत हार्ड परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 1,72,000 रुपये खर्च करने के लिए। लेकिन अगर आप लुक पे जाना चाहते हैं, जैसा कि आप इसका लुक फ्रंट में देखिएगा, यहाँ पे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक लगा दे रहे हैं, तो एक आँख जैसा ये फील होता है, जैसे कोई आँख खोल के आपको देख रहा है। और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ये सब बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इस बाइक का लुक अल्टीमेट है, ये नॉर्मल से अलग लगती है आज की डेट में। और खासकर ये आइस बुक वर्मिलियन कलर जो है ये खास अच्छा लगता है। तो दोनों में से जो भी आप बाइक ले रहे हैं उसके लिए आप एक चीज 4 पॉइंट मैं अभी फिर से दोबारा बता दूंगा। अगर आपके प्राइस के लिए कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपके प्राइस में दिक्कत है तो आप FZS या फिर FZ दोनों में से कोई भी आराम से ले सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है, अगर आपको परफॉर्मेंस लिमिटेड चाहिए, मतलब सिटी राइड में आराम से चल जाएं, 100 किलोमीटर कहीं जाना आना है, आराम से जाना आना है, तो उस पर्पज़ से भी आप FZS को ले सकते हैं।
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप कभी भी लॉन्ग टूर पे कभी एक टूर बना के आदमी 400-500 किलोमीटर जाता है इस तरीके से, तो उस सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग राइड्स पे ये आपको ज़्यादा मज़ा देगी। इसका बिल्ड अच्छा है, मतलब सस्पेंसन का बिल्ड जो है अच्छा है, तो आपको लॉन्ग राइड्स पे ही ज़्यादा मज़ा देगी। इसका सीट ज़्यादा खड़ा है, मतलब ज़्यादा आपको स्ट्रेट बैठने में ये मदद करती है, तो वो चीज़ है। चौथा हमारा पॉइंट आ जाता है कि हम इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ले रहे हैं, तो क्या हमें उसकी ज़रूरत है। जैसे कि आपको इसमें 18.5 PS का पावर मिलता है, तो डेफिनेटली जो कॉलेज बॉयज़ हैं आज की डेट में उनको चाहिए, तो आप ज़रूर इसको लीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए, आप जानते हैं कि आप 60-70 के ऊपर कभी बाइक चलाते ही नहीं हैं, रेयरली आप जाते हैं, मतलब 60-70 भी रेयरली जाते हैं, आप कभी कभी चलाते हैं, बाई चांस चलाते हैं कभी, तो आपको FZS पे जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब बहुत आराम से आप इसको चला सकते हैं, बहुत आराम से इससे माइलेज जो भी आपको चाहिए वो 45 से 50 के आसपास आराम से निकाल सकते हैं। तो क्यों फिर हम ऑलरेडी उसमें पहले ही उसमें 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर दें, तो वो एक चीज़ बन जाती है। 35,000 के आसपास आपका चला जाएगा, तो वो चीज़ क्यों एक्स्ट्रा हम अचानक से पेड कर दें। अगर आपको लुक के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको लीजिए। इससे कहीं ये मार्केट में यूज टू हो गई है, मतलब आम हो गई है, तो वो थोड़ा सा अलग लगेगी। तो अगर आप एज अ लुक लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए वहाँ पे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोनों के फ्यूल टैंक और साइजिंग की बात करें तो उसमें आपको 10 लीटर फ्यूल आता है, इसमें आपको 12.5 लीटर का फ्यूल आता है। बाकी डिज़ाइन, एग्जॉस्ट और मतलब सिंगल चैनल ABS, अगर दोनों के डिस्क ब्रेक की साइज़ की बात करें तो उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS आता है, इसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS आता है। और दोनों का साइज भी आपको ये 282 mm है, वो भी 282 mm का आपको डिस्क मिलता है। रियर में आपको सेम 220 mm का डिस्क दोनों में भी आपको मिल जाता है। कोई ऐसा टेक्निकल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। तो यही थी मेरी इस वीडियो में कंपैरिजन इन दोनों बाइक्स की, कि दोनों बाइक्स में से कौन सी लेनी चाहिए। मैं फिर से एक बार प्राइस बोल दे रहा हूँ कि 172 इसका ऑन रोड प्राइस पटना का है और 125 इसका ऑन रोड प्राइस पटना का है। तो इतना डिफरेंस है दोनों में। अगर आप 60 के ऊपर नहीं चलाते हैं डेफिनेटली जाके इसको ले लीजिए। अगर आप 60 के ऊपर नहीं भी चलाते हैं और आपको बहुत अच्छा लुक चाहिए, देखने में बाइक बहुत अलग लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको 100% पता है कि आपकी फैमिली है, तो आप फैमिली पर्पज़ से यूज़ करना है, 100% ऑफिशियल पर्पज़ से यूज़ करना है, किसी न किसी को 1 ना 2 दिन में पर डे किसी न किसी को आपको पीछे बैठाना है अपने रियर सीट पे, तो आप FZS को डेफिनेटली लीजिए। उसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो पीछे किसी को बैठाइएगा दिक्कत होगा। हाँ, एक साइड वन साइडेड अगर पैर करके किसी को भी बैठाना हो तो दिक्कत होता है। अगर डुअल साइडेड पैर कर दोनों साइड पैर करके बैठे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल होना, अनकंफर्टेबल होना अलग अलग सबके लिए अलग अलग तरीके से मायने रखता है। अगर रियर फुट रेस्ट की बात करें तो दोनों में ही यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन होपफुली आप लगवा सकते हैं अगर आप कुछ जुगाड़ करें या फिर कंपनी की तरफ से कोई एसेसरीज़ आती होंगी तो। 6 गियर ट्रांसमिशन का मज़ा लेना है तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो यही थी मेरी रिव्यू। ये थी यामाहा पटना का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा। अगर आप पटना से हैं तो आके टेस्ट राइड लेके देख सकते हैं दोनों बाइक को, कि दोनों बाइक कैसी चलती है। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, ये थी यामाहा का एड्रेस, वहाँ विजिट कीजिए। आप दोनों भी बाइक का टेस्ट ड्राइव लेके देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि 60, 70, 80 के स्पीड तक आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ वो बाइक ज़्यादा परफॉर्मेंस है। और मेरे जितने भी अभी मैंने जितने चीज़ें बताई उससे होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी है। बाय बाय।